नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में असम में 3 बैक टू बैक ऐसी घटना घटित हुई है जिसकी वजह से पूरे आसाम में तनाव पैदा हो गया है और साथ ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले दिनों की असम में, तो हम दिसंबर 2025 की बात करें तो दिसंबर 2025 में कार्बी आंगलोंग में हिंसा भड़की थी। उस हिंसा की वजह से 11,000 लोग घरों में कैद हो गए थे और सेना ने वहां पर स्थिति कंट्रोल में करी थी और वहां पर फ्लैग मार्च निकाला था। अब हम उसके बाद की बात करें, दिसंबर 2025 के बाद 19 जनवरी 2026 की बात है, तो असम के कोकराझार में 2 लोगों की मौत हुई थी और वहां पर एक सड़क दुर्घटना की वजह से खतरनाक तनाव पैदा हुआ है और वह हिंसा में तब्दील हो गई और 2 पक्षों में संघर्ष हुआ और दोनों पक्षों में संघर्ष के कारण वहां पर हिंसा हुई। और दोस्तों, अगर हम आपकी बात करें तो 17 अप्रैल 2026 की बात है, तो वहीं असम के बोडोलैंड क्षेत्र में चिरांग में क्या हुई, हिंसा हुई। वहां पर भी हिंसा हुई और हिंसा होने के कारण 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। अब दोस्तों, ये लगातार जो हिंसा हो रही है, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि असम में तो बोडो पीस अकॉर्ड साइन हो चुका है 2020 में और उसके बाद पूरे आसाम में शांति आई थी। लेकिन उस बोडो पीस अकॉर्ड के बाद भी जब शांति स्थापित की गई थी, तो उसके बाद भी ऐसी घटनाएं और ऐसी हिंसा क्यों हो रही है? अगर हम इन घटनाओं का अगर सार जाने, इसके मूल सच्चाई को जाने, तो इसके पीछे एक ही कारण निकलकर सामने आता है और आज हम उसी कारण के बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें बोडो पीस अकॉर्ड को समझना होगा कि आखिर ये क्यों किया गया था, असम के लिए क्यों जरूरी था, इसके पीछे क्या कारण थे जिसकी वजह से असम, जो कभी उग्रवाद का केंद्र हुआ करता था, उग्रवाद का गढ़ हुआ करता था, उसके बाद बोडो पीस अकॉर्ड के बाद वहां पर शांति बहाल हुई। तभी हम समझ पाएंगे कि ये जो हिंसा लगातार हो रही है, उसके पीछे के जो मूल उद्देश्य हैं, जो मूल सच्चाई है, उसके क्या कारण है। तो दोस्तों, चलिए हम समझते हैं कि बोडो पीस अकॉर्ड क्या है। बोडो पीस अकॉर्ड 27 जनवरी 2020 को किया गया था, जब वहां पर आसाम के बोडोलैंड क्षेत्र में अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर लगातार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन और उग्रवाद का सहारा लिया जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि आसाम को क्या कर दो, 50-50 डिवाइड कर दो, 50% तो बोडोलैंड क्षेत्र और 50% आसाम का क्षेत्र। उसके बाद क्या हुआ, बोडो समझौता हुआ 27 जनवरी 2020 को, जब जो असम के 3 प्रमुख संगठन है, एक तो है दोस्तों बोडो लिबरेशन टाइगर्स, जिसके प्रमुख है अग्रामा मोहिलरी, दूसरा है आल बोडो स्टूडेंट यूनियन आपसू और तीसरा है एनडीएफबी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। इन तीनों के साथ मिलकर क्या किया गया, 27 जनवरी 2020 को एक समझौता किया गया जिसे बोडो पीस अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। अब इस समझौते की मुख्य विशेषता क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। अमित शाह जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके साथ ही हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर खड़े हुए हैं, उनके साथ ही बोडो पीपल फ्रंट के नेता अग्रामा मोहिलरी जी खड़े हुए हैं और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपसू के जो प्रमुख है प्रमोद बोरो, वो खड़े हुए हैं और इसी के साथ एनडीएफबी के नेता भी, उन्होंने भी इस बोडो पीस अकॉर्ड पर साइन किया था। अब इसकी जो मुख्य विशेषता थी उसके बारे में अगर हम देखें तो वह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 27 जनवरी 2020 को जो समझौता किया गया था, यह ऐसा नहीं था कि पहला समझौता किया गया हो जो बोडोलैंड क्षेत्र की मांग को लेकर, अलग राज्य की मांग को लेकर ऐसा किया गया हो। उससे पहले भी 2 समझौते किए जा चुके थे। पहला समझौता था 1993 में आल बोडो स्टूडेंट यूनियन के साथ हुआ था, जिसे बोडोलैंड स्वायत्त परिषद बीएसी बनी, लेकिन यह जल्दी विफल हो गया। उसके बाद एक और समझौता किया गया था बीएलटी के साथ, बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ, जिसके प्रमुख अग्रामा मोहिलरी जी हैं। उनके साथ समझौता किया गया था बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ, जिसके परिणामस्वरूप 6ठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी का गठन किया गया था, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का गठन किया गया था 2003 में। और वहां पर एक और महत्वपूर्ण काम किया गया था, जब बोडो जो भाषा है उसको हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 2003 में। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली के साथ बोडो को भी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो 2003 में जो बोडो समुदाय के लोग हैं आसाम में, वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ये समझौता, जिसके तहत जो बोडोलैंड क्षेत्र के लोग हैं, बोडो समुदाय के लोग हैं, उनको काफी महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे। लेकिन ये दोनों ही समझौते ज्यादा दिन चले नहीं। उसके बाद एक और समझौता करना पड़ा जो 27 जनवरी 2020 को बोडो पीस अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। अब इसके जो मुख्य उद्देश्य थे, इसके मुख्य उद्देश्य थे क्षेत्रीय विस्तार और स्वायत्तता। भाई, बोडोलैंड का जो क्षेत्र है उसका विस्तार किया गया, जिसमें जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट थे उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बीटीआर कर दिया गया और इसके क्षेत्र में विस्तार किया गया। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी को और अधिक विधायी और कार्यकारी शक्तियां दी गई, जो 2003 में इसका समझौता किया गया था, बीटीसी बनाया गया था। अब उसको बदलकर बीटीआर कर दिया गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। और इसके और क्या उद्देश्य रखे गए थे, हथियार समर्पण। समझौते के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीएफबी के 1500 से अधिक कैडरों ने हिंसा त्याग कर हथियार छोड़कर क्या कर दिया, शांति का रास्ता अपना लिया, आत्मसमर्पण कर दिया। 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज भी दी गई, सांस्कृतिक और भाषा
राजशाही मान्यता भी दी गई। बोडो को 2003 में 8वें अनुसूची में शामिल किया गया और संवैधानिक सुरक्षा भी दी गई। यह सुनिश्चित किया गया कि असम की क्षेत्रीय अखंडता बनी रहेगी और समझौता भारतीय संविधान के दायरे में होगा। ऐसा नहीं है कि बोडोलैंड क्षेत्र अलग कर दिया गया हो, वह असम का ही क्षेत्र रहेगा, लेकिन हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत क्या कर दिया गया, उसको शामिल कर दिया गया। अब दोस्तों हम वर्तमान स्थिति के बारे में समझें तो जनवरी 2026 में इस समझौते के 6 वर्ष पूरे होने पर कोकराझार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए भी गए थे। सरकार के अनुसार समझौते की अधिकांश शर्तें लगभग 82% को लागू किया जा चुका है, जो बोडोलैंड क्षेत्र में शांति स्थापना के बाद कई विकास परियोजनाओं जैसे कोकराझार मेडिकल कॉलेज और बोडोलैंड विश्वविद्यालय के विस्तार पर काम तेजी से चल रहा है। तो यह समझौता जो बोडोलैंड अलग राज्य की मांग के लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा था, तो उसको समाप्त करने के लिए जो उग्रवाद का जो ये संगठन उग्रवाद का सहारा ले रहे थे, उसको समाप्त करने के लिए किया गया था और यह बिल्कुल 2020 के बाद समाप्त हो भी चुका था। अब दोस्तों जैसे हम देखें कि बोडोलैंड क्षेत्र के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि बोडोलैंड क्षेत्र क्या है। बोडोलैंड क्षेत्र आसाम का ये इलाका है जो ब्रह्मपुत्र के उत्तरी इलाके पर पड़ता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बहती है, तो इसके उत्तरी क्षेत्र पर यह पड़ता है। जो इसकी सीमा किससे लगती है, इसकी सीमा भूटान से लगती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बोडोलैंड क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सीमा किससे लगती है, भूटान से लगती है। अब इसमें दोस्तों क्या है, 4-5 जिले हैं। इसमें ये कोकराझार है, ये चिरांग है, बक्सा और उदालगिरी। इसमें एक और है तमालपुर, जो नया जिला बना है। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र बोडोलैंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें बोडो समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब दोस्तों यह जो घटना घटित हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो यहाँ पर हुई है चिरांग में। चिरांग एक तरीके से भूटान के बॉर्डर पर पड़ता है और ये जो घटना घटित हुई है वो भी इस क्षेत्र में घटित हुई है। और जो बोडोलैंड का जो प्रमुख गढ़ माना जाता है वो कोकराझार माना जाता है। अब दोस्तों हम आगे समझते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस क्षेत्र में है, जो वहाँ का जो फॉरेस्ट रीजन क्षेत्र है उसमें क्या है, अस्थायी बस्तियाँ बनाकर रहने लगे हैं, अवैध अतिक्रमण बनाकर रहने लगे हैं। अब वो लोग कौन हैं, वो लोग दोस्तों वो हैं जो काफ़ी समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं। जैसे वहाँ के चाय बागानों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहाँ पर मजदूरी करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। तो काफ़ी पुराने समय से, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर गए हुए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। अब दोस्तों उसमें क्या है कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले के भी लोग क्या हुए थे, यहाँ के चाय बागानों में काम करने के लिए लोग कहाँ पर गए हुए थे, यहाँ से जैसे पश्चिम बंगाल में यहाँ पर गए हुए थे, बिहार झारखंड से गए हुए थे, उड़ीसा से यहाँ पर काम करने के लिए गए हुए थे। और साथ ही बंगाल से जब 1971 का युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश से भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में इलीगल माइग्रेंट्स या अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा असम में आकर रहने लगे थे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, इनकी संख्या भी लगातार बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वहाँ के जो मूल निवासी थे उनकी संख्या के बराबर इनकी संख्या होने लगी। तो वहाँ पर सबसे पहला कारण क्या हुआ, सबसे पहला कारण ये हुआ कि वहाँ पर जनसंख्या असंतुलन देखने को मिला। जनसंख्या असंतुलन देखने को मिला। जनसंख्या असंतुलन क्यों देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर बाहर से जाकर लोग रह रहे थे, कुछ तो हमारे दूसरे राज्यों से जाकर रह रहे थे, कुछ बांग्लादेशी वहाँ पर आ गए थे, जिसकी वजह से वहाँ के जो मूल निवासी थे उनकी संख्या घटती जा रही थी। वहाँ के जो त्यौहार थे, वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ की जो सभ्यता थी, वो क्या होती जा रही थी, वो नीचे होती जा रही थी। और ये जो बाहर से जाकर लोग वहाँ पर रहने लगे थे, इनकी ये लोग ज़्यादा भी हो गए थे, ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जाकर रहने लगे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती गई और वहाँ के जो मूल निवासियों की जो संस्कृति थी, उनकी सभ्यता, उनकी जो पहचान थी, जो वहाँ के मूल निवासी थे उनकी पहचान खोती गई और इनकी बढ़ती गई, जिसकी वजह से जनसंख्या असंतुलन की वजह से वहाँ के जो मूल आदिवासी हैं उनमें हमेशा ये मांग होती रही कि हमारी पहचान के लिए अलग से बोडोलैंड क्षेत्र दे दिया जाए, या फिर असम के जो बाकी क्षेत्र है वहाँ पर अपनी पहचान के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कार्बी आंगलोंग में हिंसा उसी वजह से हुई, क्योंकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर रहने लगे, भूमि के अधिकार मांग लेने लगे। तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो 6ठी अनुसूची में शामिल है कार्बी आंगलोंग क्षेत्र, उनको क्या है, दिक्कतें पैदा होने लगी। तो उन दोनों में आपस में झड़प पैदा होने लगी कि तुम तो हमारे यहाँ के क्षेत्र के हो ही नहीं, तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम अपने क्षेत्रों में चले जाओ। और वो उनका कहना है, जो वहाँ पर अवैध रूप से बसे हुए, उनका कहना है कि हम 100 साल से 150 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा सब कुछ है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र सब कुछ है, हम यहाँ से कैसे जाएं। लेकिन उनको क्या है, जमीन के मूल अधिकार, जमीन के मालिकाना हक उनको नहीं मिला हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर हुई कार्बी आंगलोंग में। अब जैसे कोकराझार में हुई, तो कोकराझार में क्या है कि जैसे बोडो समुदाय के जो लोग हैं
एसटी में शामिल है। अब वहाँ पर क्या है, जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर से जाकर वहाँ पर बसे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो 6 समुदाय हैं जैसे कटक है, सूटिया है, जैसे संताल समुदाय के लोग, वो क्या कर रहे हैं, वो भी एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बोडो समुदाय को ये लगता है कि हमारा जो एसटी का अधिकार है वो काफ़ी लोगों में बंट जाएगा। काफ़ी लोगों में बंट जाने के कारण हमारे अधिकार सीमित हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोकराझार में हिंसा हुई। कोकराझार में एक रोड एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो समुदाय थे, एक तो वहाँ के जो बोडो समुदाय और दूसरा संताल और दूसरे जो बाकी समुदाय है, उनके बीच में आपस में झड़पें हुई, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हिंसा हुई। क्या हुआ, एक तो जनसंख्या असंतुलन की वजह से वो काफ़ी गुस्से में है, दूसरा जो अवैध है, अवैध रूप से वहाँ पर जाकर बसे हुए हैं, जिनकी वजह से वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें पैदा होती है। सबसे मूल कारण यही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें हम चिरांग में, तो चिरांग में भी यही देखने को मिला। वहाँ पर जो वन अधिकारी है, वहाँ पर क्या करने गए थे, वहाँ पर जो अवैध बस्तियाँ बसी हुई थी उनको हटाने के लिए गए थे। उनको हटाने के लिए गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ, 16 अप्रैल की शाम को उन्होंने क्या कर लिया, वहाँ पर जो नहीं हटाने दे रहे थे, जो बस्तियाँ थी या फिर जो मकान, जो झुग्गी झोंपड़ी बनाकर वहाँ पर रह रहे थे अवैध रूप से, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर अधिकारियों ने क्या किया, 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। अब उनमें महिलाएं भी शामिल थी, तो उनके जो आसपास के इलाकों में जो लोग रह रहे थे या फिर जो लोग उनके सपोर्ट में थे, उनके रिश्तेदार थे, वो जो वहीं पर रह रहे थे, वो सारे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। अब रात में भी इकट्ठे हुए, रात में भी वहाँ पर जो फॉरेस्ट रिजर्व का जो कार्यालय था वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। और फिर अगले ही दिन 17 अप्रैल की सुबह वहाँ पर खतरनाक हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल थी। अगर हम इसको देखें तो इसमें 2 संस्थाएं भी निकलकर, 2 संगठन भी निकलकर सामने आते हैं। इसमें दोस्तों देखिए, अशांति की शुरुआत कैसे हुई थी। अशांति की शुरुआत रिपू चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट में भारत भूटान सीमा के पास स्थित रूनी खाता फॉरेस्ट रेंज कार्यालय से हुई, जहां वन अधिकारियों के कथित अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। वन अधिकारियों ने जो अतिक्रमण था उसके खिलाफ अभियान चलाया था। अधिकारियों के अनुसार कथित तौर पर वन भूमि साफ करने और अस्थायी घर बनाने के आरोप में गुरुवार 16 अप्रैल की शाम को अभियान के दौरान 25 आदिवासी ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया था। और स्थिति जल्दी तब विस्फोट हो गई जब स्थानीय लोगों का एक समूह, जिसमें ज्यादातर महिलाएं भी थी, उनकी रिहाई की मांग को लेकर रेंज कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद हिरासत में उत्पीड़न के आरोप के बीच तनाव और बढ़ गया और ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम, एक संगठन ये निकल कर आता है, और दूसरा ऑल संथाल स्टूडेंट यूनियन सहित अन्य समूह द्वारा लामबंद किए गए प्रदर्शनकारियों ने वन कर्मियों पर दूसरे आरोप लगाए और कहा कि जो बाकी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा, केवल जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो काफ़ी समय से वहाँ पर रह रहे हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। तो इन्होंने यह आरोप लगाया कि दूसरों द्वारा किए गए अतिक्रमण को नज़रअंदाज करते हुए केवल आदिवासी समुदायों को निशाना बनाने का आरोप इन्होंने लगाया। अब दोस्तों आगे हम समझें तो आगे इसमें और क्या हुआ कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे हम वहां पर गए और न्याय मांगने गए, जिनको गिरफ्तार कर रखा था 25 लोगों को, उनको छुड़वाने के लिए कि भाई इनको रिहा कर दो, लेकिन हमने जो देखा वह विचलित करने वाला था। किसने देखा? जो संगठन थे, संथालों का संगठन और दूसरा स्टूडेंट यूनियन। इन्होंने क्या किया, वहां पर क्या देखा, हमारे लोगों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि वन कार्यालय के अंदर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, उन्हें पीटा गया। और प्रदर्शन कर रहे आदिवासी व्यक्ति ने कहा कि यह आरोप लगाया कि वन कर्मियों ने अपने रिश्तेदारों की रिहाई की मांग करने गई लगभग 20 महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया, ऐसा इन संगठनों का कहना है। स्थिति तब वहां पर ज्यादा बिगड़ी कि शुक्रवार सुबह 17 अप्रैल को सुबह खराब हो गई, जब 200 से अधिक लोगों की अनुमानित भीड़ रेंज कार्यालय पर एकत्र हुई। भीड़ ने कथित तौर पर परिसर में तोड़फोड़ की, सरकारी वाहनों और क्वार्टरों में आग लगा दी। उसके बाद वहां पर काफी हिंसा देखने को मिली और 20 से अधिक लोग वहां पर घायल हो गए। तो इस तरीके से वहां पर क्या हुआ, इस तरीके से वहां पर हिंसा फैली। अब दोस्तों हम यहाँ पर तीनों जो घटनाएं घटित हुई, चाहे कार्बी आंगलोंग में हो या फिर कहें कि उसमें कोकराझार में हो या फिर चिरांग में हो, 3 घटनाओं का पैटर्न हमें एक देखने को मिलता है, एक ही देखने को मिलता है। पहला जनसंख्या असंतुलन और दूसरा बाहरी लोग हैं जो वहां पर आकर बस गए हैं। अब उनके अधिकारों, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होती आ रही है, जिसकी वजह से असम में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है और ये लगातार हमें देखने को मिल रही है। चाहे हम कार्बी आंगलोंग में देख लो, जिसका मूल कारण भी वही था, और दूसरा हम देखें कोकराझार में देख लो, और अब चिरांग में देख लो, इसका मूल कारण भी यही है। अब दोस्तों जैसे हम देखें कि बोडो पीस अकॉर्ड के बाद असम में
चरमपंथ बिल्कुल समाप्त हो गया, उग्रवाद बिल्कुल समाप्त हो गया और बोडोलैंड क्षेत्र में भी शांति बहाल हो गई। अब इसी शांति के पीछे अगर इन घटनाओं के बारे में अगर हम देखें तो ये घटनाएं अपने आप में काफ़ी सोचनीय है, जिसका समाधान और हल निकालना बहुत ज़रूरी है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि यह जो लगातार हिंसा की घटनाएं घटित हो रही हैं, इसके पीछे जो कारण हमने आपको बताए, क्या वो सही है? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।